कई निराशा और बुलंद हौसला, दुख, खुशी की भावनाओं का अनुभव किया। लेकिन आज ठीक 1 साल बाद तेजी से गिरते हुए कोरोना की संक्रमितों के आंकड़ों को देखकर देश में एक नई उमंग और एक नई जोश भर के आ चुकी है। जनवरी 22 से 28 तक 146 ऐसे जिले हैं जहां एक भी कोरोना का केस दर्ज नहीं हुआ और हमारा भारत एक अमर पक्षी के रूप में कोरोना के राख से उठकर अब बस रहा है। कुछ दिन पहले सभापति महोदय, माननीय राष्ट्रपति जी ने संसद में भारत की इस अद्भुत सफलता पर हमने जो चुनौतियों का सामना किया और उन चुनौतियों के लिए निपटने के लिए सरकार की कार्यनीति पर और उसी के साथ पूर्ण जीवित भारत की एक नई छवि पर उन्होंने प्रकाश डाला। हर साल की तरह इस साल भी राष्ट्र को एक नया मार्गदर्शन उनसे मिला और उसी के साथ आगे बढ़ने का रास्ता और मार्ग प्रशस्त हुआ और मूल्यों सिद्धांतों के बुनियाद पर एकजुट होकर एक नया इतिहास और नई बुलंदियों छूने का एक प्रेरणा भी राष्ट्रपति महोदय से हम सबको मिला है। मैं तहे दिल से उन्हें धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं। कोरोना सभापति महोदय एक अदृश्य शत्रु था जिसका मुकाबला करने के लिए भारत के पास केवल 2 शक्तियां थीं। हमारी पहली शक्ति भारत के प्रधान सेवक और रक्षक आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व, जिसके आधार पर सभी प्रयासों को एक ही मुट्ठी में बांधना, 36 राज्यों को एक ही माला में पिरोकर भारत का मार्ग प्रशस्त करना, इस कोरोना की महामारी के लिए एक युद्ध स्तर की रणनीति बनाना और उसका क्रियान्वयन करना, और केवल भारत के लिए नहीं लेकिन 150 देशों के लिए, जो एक तरीके से एक विश्व साझा अभियान का नेतृत्व करना, यह कोई चमत्कार से कम नहीं। सभापति महोदय, शुरुआत में सभापति महोदय कई विशेषज्ञों ने, और यह वास्तविकता भी थी, कई भयंकर अनुमान लगाए थे। 80 करोड़ लोग संक्रमित होंगे, 20 लाख जाने जाएंगी। लेकिन अगर मैं क्रिकेट का एक उदाहरण दे पाऊं, क्योंकि क्रिकेट का प्रेमी भी मैं हूं, तो कोरोना के बाउंसर पर एक हुक शॉट लगाकर बाउंड्री को भी पार करा दिया है भारत ने। एवरेज ग्लोबल रिकवरी रेट विश्व में 70% है, लेकिन भारत की रिकवरी रेट 97% है, जो विश्व से सबसे बड़ा आंकड़ा है सभापति महोदय। और इसी के साथ वो दूसरा वेव भारत को छू भी नहीं सक पाया, और उसके पीछे कारण यह था कि नेतृत्व ने सही समय पर सही निर्णय लिया। विदेशी नागरिकों के वीजाओं को हमने निलंबित की, स्फूर्ति से हमने लॉकडाउन लागू किया ताकि 37 लाख जानें बच पाएं, और उसी के साथ जो प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि जान है तो जहां है, और इसलिए महासंकट की वित्तीय बोझ की चिंता न करते हुए, चाहे नौजवान हो, किसान हो, युवा हो, शोषित हो, पीड़ित हो, वंचित हो, उन सब के लिए आर्थिक मार से बचाने के लिए सीधा उनके अकाउंट के अंदर राशि पहुंचाने की प्रक्रिया शुरू कर दी। एक यह लॉकडाउन था सभापति महोदय, जहां एक व्यक्ति के आह्वान पर
एक व्यक्ति के अनुरोध पर पूरी देश की जनता ने स्व इच्छा के आधार पर उस आह्वान और उस अनुरोध का पालन किया। और एक वो लॉकडाउन था सभापति महोदय 1975 में जो इमरजेंसी लागू की गई थी, जिसके आधार पर देश की जनता पर थोपा गया था और पूरे देश को जेल खाना बनाया गया था। और ये बात सभापति महोदय, जितना मैं यहां खड़े होकर कह रहा हूं उतना मैं वहां खड़े होकर भी कहता था। सत्य सत्य होता है और उसके पीछे ना आपको छुपना चाहिए और ना देश की जनता कभी भी छुपेगी। विषय यह है सभापति महोदय कि कोरोना के समय में भारत पीपीई किट कभी नहीं बना पाती थी और 60 दिन के अंदर हमने केवल पीपीई किट का उत्पादन नहीं किया, लेकिन उसके अलावा आज विश्व का द्वितीय उत्पादक देश भारत बन गया है पीपीई किट का। आज भारत में वेंटिलेटर्स का उत्पादन हो रहा है। वैक्सीन बनाने के लिए विश्व में 10 साल लगते थे, लेकिन आज भारत के हमारे वैज्ञानिक, हमारे विशेषज्ञों ने 1 साल के अंदर देसी वैक्सीन बनाकर भारत का नाम पूरे विश्व में उजागर किया है। और केवल ये नहीं, लेकिन वैक्सीन के बाद विश्व स्तरीय सबसे तेज टीकाकरण का अभियान 30 करोड़ लोगों तक फेज 1 में इसकी शुरुआत हुई। यह कारगर और किफायती वैक्सीन सभापति महोदय केवल भारत के लिए नहीं है, यह वैक्सीन एक वैक्सीन फॉर ह्यूमैनिटी बन चुकी है। और संयुक्त राष्ट्र के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने स्वयं कहा है कि भारत का टीका उत्पादन की क्षमता पूरे विश्व के लिए सबसे बड़ा वरदान बन चुका है। एंड I'd like to quote him. He has said, "The production capacity of India is the best asset that the world has today." Unquote. और इसी प्रकार से वासुदेव कुटुंबक जो हमारे मूल्य हैं, हमारे सिद्धांत हैं, उन मूल्यों और सिद्धांतों का भारत ने पूर्ण रूप से अनुसरण किया है। और इस सफलता के पीछे सभापति महोदय दूसरा हथियार है भारत का सामूहिक शक्ति, सामूहिक सामर्थ्य, हमारा अतुल्य वैज्ञानिक गढ़, हमारे वैक्सीन के ट्रायल के वॉलंटियर्स, हमारे डॉक्टर्स, हमारे नर्सेज, हमारे एनजीओ, हमारे पुलिस फोर्स के कर्मी, हमारे जवान, जिन्होंने अपने जान को जोखिम में डालकर हम सब की जान की रक्षा की। अगर वो न होते तो आज हम न होते। और आज इस सदन में सभापति महोदय कुछ पंक्तियां उनके लिए मैं अर्पित करना चाहता हूं कि न थके हैं पैर कभी, न थके हैं पैर कभी, न कभी हिम्मत हारी है। न थके हैं पैर कभी, न कभी हिम्मत हारी है। जज्बाज है जनसेवा का मन में, सफर निरंतर जारी है। जहां एक तरफ ये कोरोना का संक्रमण सभापति महोदय पूरे विश्व का आकर्षण बन गया, सारी शक्तियां इन पर लगी, दूसरे तरफ अर्थव्यवस्था हो, व्यापार हो, आजीविका हो, पूरे तरीके से नष्ट होने के कागार पर आ चुकी थी। और भारत भी टेक्निकल रिसेशन के खाई में जा रहा था। पर मैं दाद देता हूं हमारी सरकार को कि 6 महीने के अंदर वापस भारत को रिकवरी की पटरी पर नरेंद्र मोदी जी की एनडीए की सरकार लेकर आई है। आंकड़े कुछ इस प्रकार हैं कि जनवरी के माह में जीएसटी का कलेक्शन 1,20,000 करोड़ रुपए, जो राजस्व संग्रह का एक नया इतिहास बना है सभापति महोदय। दूसरी तिमाही में जीडीपी
नेगेटिव 0.5% तक सीमित हो गई। लेकिन इकोनॉमिक सर्वे ने कहा है, जो आज हमारे सांसद महोदय स्वपन जी ने भी कहा, कि इस वर्ष 11.5% ग्रोथ रेट जीडीपी की रहेगी। और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF ने भी कहा है कि एक वर्ष के अंदर भारत सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति के रूप में पूरे विश्व पटल पे उभरने की क्षमता रखती है। हमारी एक $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की अर्थव्यवस्था का एक टारगेट है, उस पर हम अडिग हैं। और उसी के साथ 5 मिनी बजट हमने कोरोना के समय में निकाला था और कई क्षेत्रों को प्रोत्साहन दिया था, मदद दिया था, और पोस्ट कोविड ऑर्डर में भी उन क्षेत्रों को उभारने का संकल्प हमारा है। इससे यह प्रचलित होता है सभापति महोदय कि कोई भी आपत्ति या विपत्ति आई, चाहे वो प्राकृतिक हो, चाहे किसी तरीके की भी विपत्ति हो, हमारी 130 करोड़ जनता, हमारे भारतीयों का वर्तमान और भविष्य कभी भी प्रभावित नहीं हो सकती। लेकिन इसी के साथ थोड़ा दुख भी होता है सभापति महोदय कि जहां एक तरफ देश की जनता, हमारे जनसेवक, हमारी सरकार इस कोरोना की महामारी का सामना कर रहे हैं, वहीं विपक्ष के कई नेता केवल सवाल उठाने में और टीका टिप्पणी करने में रुचि रख रहे थे। सही बात है, क्षमता रखना होगा, जैसे मेरे भाई मनोज जी ने कहा, सुनाने में भी और सुनने में भी। प्रश्न यह है सभापति महोदय कि पहले लॉकडाउन पर प्रश्न उठे। लॉकडाउन क्यों, कितने दिन, किससे पूछ के किया आपने? उसके बाद जब अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई तो उस पर प्रश्न, अनलॉक क्यों, कब होगा, कैसे होगा, किससे पूछ के किया आपने? प्रश्न यह है कि हमारे कांग्रेस पार्टी के इस सदन के उपनेता श्री आनंद शर्मा जी ने स्वयं, जो गृह मंत्रालय के संसदीय समिति के अध्यक्ष हैं, उन्होंने स्वयं अपने रिपोर्ट में सरकार की सराहना की है, सरकार की प्रशंसा की है। और मैं दाद देता हूं उनको कि कोई तो है जो सही बोल रहा है। और मैं कोट करना चाहता हूं, उन्होंने कहा है कि द कमिटी अप्रिशिएट्स द एफर्ट्स मेड बाय द गवर्नमेंट फॉर द मैनेजमेंट ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक। द लॉकडाउन gave the country time to ramp up its public infrastructure, build the capacity of hospitals and health workers, unquote. और इसके बाद भी हमारे कई प्रतिपक्ष के नेताओं ने वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग पर प्रश्न उठाए। मैं पूछना चाहता हूं कि जब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, रूस, चीन वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग के लिए फेज 3 ट्रायल समाप्त होने के पहले अनुमति प्रदान कर सकते हैं, तो क्या हमारी सरकार देश की जनता की जान बचाने के लिए आपातकालीन परमिशन देश में क्यों नहीं दे सकती? प्रश्न यह है कि एक नेता ने इतना भी कहा, और मैं कोट करना चाहता हूं, कि भाजपा की राजनीतिक वैक्सीन हम नहीं लेंगे। वैक्सीन का भी एक राजनीतिक रंग होता है, स्वास्थ्य का भी एक राजनीतिक रंग होता है। मुझे तो आश्चर्य होता है। और इसके बाद कई विपक्ष के नेताओं ने कहा कि ठीक है, आपातकालीन उपयोग की अनुमति आपने प्रदान कर दी, लेकिन उसका क्रियान्वयन करने के लिए एक ढांचा हमारे देश में हमारे पास नहीं। तो मैं बड़े विनम्र पूर्वक यह प्रश्न पूछना चाहता हूं कि जब यूपीए सरकार थी, जो स्वास्थ्य का बजट था 5 सालों का, सभापति महोदय 1 साल का नहीं, 5 सालों का 1,44,000 करोड़,
उन 5 सालों में ये बजट को भी पूरी तरह से खर्चा नहीं किया, केवल 1,26,000 करोड़ रुपए खर्चा किया, मतलब 15% कम। और आज ढांचे की बात की जा रही है, 2013 में तो 18% अंडर यूटिलाइजेशन रहा। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एनडीए की सरकार में 4 साल में हर साल जो बजट का आवंटन रहा, जो कई गुना ज्यादा, उस बजट के आवंटन से 2 से 9% ज्यादा खर्च हर साल स्वास्थ्य के क्षेत्र में किया। स्वस्थ भारत, शिक्षित भारत, तभी भारत 21वीं सदी का नेतृत्व कर पाएगा। और इसी के साथ मैं कहना चाहता हूं कि यह कहानी यहां नहीं रुकती। इस साल के बजट में मैं वित्त मंत्री जी को, स्वास्थ्य मंत्री जी को, प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं। इस साल के बजट में सभापति महोदय, आपको भी आश्चर्य होगा कि 5 साल के यूपीए सरकार का स्वास्थ्य बजट 1,75,000 करोड़ 5 साल, और 1 साल का एनडीए सरकार का स्वास्थ्य बजट इस वर्ष का 2,23,000 करोड़ सभापति महोदय, और पिछले वर्ष से 137% वृद्धि। 22 नए एम्स बनने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 1.5 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिला है। स्वस्थ भारत, आयुष्मान भारत, फिट इंडिया, ये केवल मुहिम नहीं है सभापति महोदय, यह आने वाले समय में भारत की स्वास्थ्य प्रणाली को तैयार और असरदार बनाने के यंत्र है। सभापति महोदय, एक विषय पूरे भारत में आज चिंता का विषय बना है। इसमें कोई दो राय नहीं कि किसान भारत के विकास की रीढ़ की हड्डी है। किसान को हम अन्नदाता कहते हैं, क्योंकि किसान अपना पेट नहीं भरता, किसान अपने गांव का पेट नहीं भरता, किसान अपने जिले का पेट नहीं भरता, लेकिन आज किसान पूरे विश्व का पेट भरता है। और इसी सोच और विचार के साथ सभापति महोदय, हमारी सरकार ने ये 3 कृषि कानून हम